नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र को घेरा। राहुल गांधी बोले लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे मोदी सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अशोक गहलोत बोले कांग्रेस के दबाव में घटे डीजल और पेट्रोल के दाम। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चिदम्बरम ने केंद्र पर साधा निशाना। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौत पर कहा आगे कुआं तो पीछे खाई। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के लिए खुद एक्टिव हुए मुलायम सिंह, शिवपाल की चुनौती। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में बीजेपी को तगड़ा झटका, सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हुए शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र को घेरा। राहुल गांधी बोले लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के एक दिन बाद रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर चालबाजी के जरिए भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है और कहा कि लोग रिकॉर्ड महंगाई से वास्तविक राहत पाने के हकदार हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए 1 मई 2020 और आज के पेट्रोल के दाम की तुलना की और कहा कि सरकार को लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल की कीमतें 1 मई 2020 को 69 रुपये 50 पैसे थी, 1 मार्च 2022 को 95 रुपये 40 पैसे हो गई, 1 मई 2022 को 105 रुपये 22 पैसे हो गई, 1 मई 2022 को 105 रुपये 40 पैसे हो गई और इसी के साथ 22 मई 2022 को 96 रुपये 70 पैसे। और अब पेट्रोल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार को लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिए। लोग रिकॉर्ड महंगाई से वास्तविक राहत पाना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अशोक गहलोत का बयान, बोले कांग्रेस के दबाव में घटे डीजल और पेट्रोल के दाम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश भर में लगातार महंगाई के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन व उदयपुर में नवसंकल्प शिविर में तय किए गए महंगाई के विरुद्ध जन जागरण अभियान के दबाव से शनिवार को केंद्र सरकार को पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करना पड़ा। अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि हालांकि पिछले 2 महीने में ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे, ऐसे में कटौती महज एक औपचारिकता नजर आती है। यदि केंद्र सरकार सही मायने में आमजन को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल व पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के लिए खुद एक्टिव हुए मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह की बढ़ेगी चुनौती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। बुरे वक्त में पार्टी के साथ नहीं निभाने की वजह से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। सपा के बागी शिवपाल और आजम खान के बीच बढ़ती नजदीकी से अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में खुद पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव को एक्टिव कर दिया गया है और वो अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हो गए शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह रविवार को घर वापसी करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के हालिया ट्वीट्स ने ही उन अटकलों को जन्म दिया था कि वो पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं। अर्जुन सिंह ने हाल ही में पार्टी में सीनियर पद रहने के बाद भी ठीक से काम नहीं करने देने के लिए पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेतृत्व की आलोचना की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद, सपा सांसद बोले ज्ञानव्यापी में कोई शिवलिंग नहीं, मुसलमानों को डराया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। इस तरह के मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वहां कोई शिवलिंग नहीं था और ये सब लोगों को भावनात्मक रूप से बरगलाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का लाभ लिया जा सके। वहीं आपको बता दें, बर्क रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ आए हुए थे, जहां उन्होंने पीटीआई से बात की अयोध्या में मंदिर निर्माण पर। बर्क ने कहा कि ये सब ताकत के बलबूते किया जा रहा है और मैं अब भी यही कहूंगा कि वहां पर मस्जिद ही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज नहीं बुलडोजर राज है, जबकि देश को कानून और संविधान से चलाया जाना चाहिए। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे का कहना है कि ज्ञानव्यापी के वजूखाने में मिला
पत्थर शिवलिंग ही है जिसको लोग मस्जिद बता रहे हैं, वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। सर्वे के दौरान दीवारों पर मिले सबूत इसको सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को घेरने में जुटे क्षेत्रीय दल, सीएम केजरीवाल से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। दोस्तों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बाकी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने 2024 चुनाव से पहले ही भाजपा की घेराबंदी करने के लिए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बैठक भी हुई। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय राजनीति, संघवाद, भारत के विकास में राज्यों की भूमिका, केंद्र सरकार की नीतियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ मंत्री वी प्रशांत रेड्डी, सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार, नामा नागेश्वर राव समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई रेड के बाद आरजेडी का पोस्टर वार, पार्टी का दावा, सीएम नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियों से घबरा गई भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, बीजेपी की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बीते शुक्रवार को सीबीआई का छापा पड़ा था। इसके बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ता केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं और इसी को लेकर आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है। पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। वहीं उन दोनों के ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर जातीय जनगणना कराएंगे। इसके अलावा पोस्टर के ऊपर में राबड़ी देवी का आवास दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाई गई है तो दूसरी तरफ आवास के अंदर कुछ तोते जाते दिख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार का पालतू तोता सीबीआई राबड़ी देवी के आवास में जा रही है। वहीं आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिनके हाथ में एक पिंजरा है और जिसके अंदर एक तोते की तस्वीर है और पिंजरे पर सीबीआई लिखा हुआ है, जो ये दर्शा रहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार का पालतू तोता है जिसे कभी भी लालू प्रसाद यादव के पास भेजा जा सकता है। और इसी के साथ पोस्टर में बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करना बंद करो। पोस्टर लगाने वाले आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार को महंगाई व कानून व्यवस्था पर घेरने की तैयारी, पार्टी ने जुटाए हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि महंगाई और अपराध के मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। पार्टी के विधायकों ने भी अलग अलग इलाके में हुई आपराधिक घटनाओं से जुड़े तथ्य जुटाए हैं। विभिन्न स्थानों पर जो मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद मौके पर खुद प्रतिनिधिमंडल जाकर तथ्य उन्होंने जुटाया है और इन तथ्यों के जरिए पुलिस की कार्रवाई में की गई मनमानी को भी उजागर किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर बड़ी खबर, चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, प्रियंका गांधी की टीम होगी तैनात। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और पार्टी ने इस बार हर जिले में एक राष्ट्रीय सचिव देने का फैसला किया है। और इन सब चीजों के बीच खास बात ये सामने आई है कि 12 जिलों में राष्ट्रीय सचिव रखे जाएंगे, उनमें से 1/3 प्रियंका गांधी की टीम के होंगे। सूत्रों का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के मकसद से प्रियंका गांधी ने अपनी टीम से सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है और शनिवार को हुई AICC की मीटिंग में ये तय हुआ है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर जिले में राष्ट्रीय की तैनाती की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्री राशन रिकवरी मामले को लेकर कांग्रेस का हमला, बीजेपी का असली चेहरा हुआ बेपर्दा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन पाने वाले कथित अपात्रों से वसूली के लिए जारी हुए शासन आदेश पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना ने आरोप लगाया है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी सरकार ने गरीबों से ऐसा छल किया है जिसकी दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में पार्टी की ओर से जोर शोर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मसले पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इस शासन आदेश ने बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर से बेपर्दा कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी, महाभारत की धरती से केजरीवाल फूकेंगे चुनावी बिगुल, कुरुक्षेत्र में 29 को रैली। जी हां दोस्तों, पंजाब में सत्ता संभालने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं।
पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ बढ़ाने और संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकने अरविंद केजरीवाल 29 मई को हरियाणा आ रहे हैं। वह महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के निशाने पर केंद्र सरकार तो रहेगी ही, वह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं रहेंगे। केजरीवाल के दौरे से पहले भाजपा भी सक्रिय हो गई है। भाजपा नेताओं ने केजरीवाल पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा हमारे प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश नहीं बन सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। राहुल गांधी ने शुक्रवार को लंदन में आइडिया फॉर इंडिया सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक कदम उठाया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का रवैया होना चाहिए कि मैं सुनना चाहता हूं लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। आपके पास ऐसा देश नहीं हो सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। पीएमओ स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता है। चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत अपने लोगों के बीच बातचीत करता है और भाजपा और आरएसएस का मानना है कि भारत एक भूगोल है, ये एक सोने की चिड़िया है जिसका लाभ कुछ लोगों को वितरित किया जाना चाहिए। हम मानते हैं कि सभी की समान पहुंच होनी चाहिए, चाहे आप दलित हों या फिर ब्राह्मण हों। ये असली संघर्ष है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी, टिकैत के समर्थन में उतरी खाप और बैठक ने किया बड़ा फैसला। जी दोस्तों, मुजफ्फरनगर में राठी खाप ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 29 मई को होने वाली महापंचायत में खाप के बाबा ब्रह्म सिंह राठी भी शामिल होंगे और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी आह्वान किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के कार्यकाल ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया, नड्डा के दावे पर खड़गे का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के मोदी सरकार में गरीबी कम हुई के बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। और उन्होंने कहा कि जब रोजगार में गिरावट आई है तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हमने अपनी योजनाओं के कारण 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है। और बता दें कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार में पिछले 8 वर्षों में गरीबी कम हुई है। उन्होंने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि देश में गंभीर गरीबी कम हुई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी के नेतृत्व ने जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और वंशवाद की राजनीति को ध्वस्त कर विकास की राजनीति की एक नई संस्कृति की शुरुआत की है। चीन सीमा विवाद पर खड़गे ने कहा कि हमने इसे मोदी सरकार के संज्ञान में लाया। उन्होंने लोगों और युवाओं को गुमराह करते रहे और झूठ भी उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की और खूब झूठ बोला और उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने गलती की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र, वरुण गांधी ने राशन कार्ड पर सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक अभियान छेड़ रखा है। राशन कार्ड को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी कर कहा गया है कि इसके मुताबिक अपात्र राशन कार्ड धारक अपना कार्ड सरेंडर कर दें और प्रशासन की ओर से राशन कार्ड धारकों को इसे सरेंडर करने के लिए मोहलत दी गई है। और इस मसले ने अब सियासी रंग ले लिया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा है। यूपी की ही पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंड से ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं और चुनाव की चर्चा करते हुए सरकारों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र। उन्होंने कहा कि जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि चुनाव खत्म होते ही अपना राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनाव में। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव को देखकर, चुनाव के मद्देनजर ही भाजपा जनहित के फैसले लेती है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। गौरतलब है कि वरुण गांधी का ये ट्वीट ऐसे समय आया है जब यूपी में राशन कार्ड को लेकर अभियान छिड़ा हुआ है। प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जिनके पास पक्का मकान, बाइक, कार, एसी हो और बिजली का बिल आता हो वो लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें। प्रशासन के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए से
कम वार्षिक आय वाले लोग ही राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। प्रशासन ने यह भी साफ कहा है कि इन मानकों के दायरे में आने वाले लोग ही राशन कार्ड के लिए पात्र हैं। ऐसे लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि राशन कार्ड का सत्यापन कराया जाएगा और अपात्र पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दिया गया राशन वसूल लिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में नरेश पटेल को चुनावी चेहरा बनाने की कांग्रेस की तैयारी, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से बड़े उलटफेर की कोशिश में जुटी है कांग्रेस। पाटीदार समुदाय के बड़े नेता नरेश पटेल को पार्टी में शामिल होने के लिए राजी करने में कामयाब होती दिख रही है कांग्रेस, और माना जा रहा है कि कांग्रेस ने राज्य के सबसे प्रभावशाली लेवा पटेल समुदाय के नेता नरेश पटेल को पार्टी के चुनाव अभियान में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाने को लेकर हामी भर दी है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव से पहले युवा नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के बाद नरेश पटेल का आना कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वसुंधरा समर्थकों का चुनाव में मोदी का चेहरा मानने से इनकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रही भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का अंतिम दिन है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित किया और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के चेहरा पीएम मोदी और कमल का फूल ही रहेंगे। लेकिन वसुंधरा समर्थकों को ये रास नहीं आया। वसुंधरा समर्थकों ने पीएम मोदी को चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। एक वसुंधरा समर्थक नेता ने कहा कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। वसुंधरा राजे का राजस्थान में क्रेज है। विरोधी गुट वसुंधरा पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अब परमानेंटली ठेला चलाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ ठेला लेकर खिलौने एकत्रित करने के ऐलान पर कहा कि वो परमानेंट ठेला चलाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि वो अब कुछ भी नौटंकी कर लें मगर जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता सच्चाई का साथ देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 मई को हाथ ठेला लेकर सड़क पर निकलने वाले हैं। वो हाथ ठेले में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। उन्होंने पिछले दिनों ये ऐलान किया था जिसकी आज तारीख घोषित की गई है। मुख्यमंत्री चौहान के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम आज बिजली की बात नहीं करते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की जाती और न ही किसानों की बात होती है। कमलनाथ ने कहा कि सीएम चौहान ने हाथ ठेला चलाने का जो ऐलान किया है वो पूरा होने वाला है और वो जल्द ही परमानेंटली ठेला चलाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि सीएम चौहान की समीक्षा बैठकें जो हो रही हैं वो इवेंट ही हैं और इन बैठकों को मीडिया के लिए हेडलाइन बनाना है। कमलनाथ ने कहा कि अब सीएम हाथ ठेला चला लें या कुछ भी दूसरी नौटंकी कर लें, जनता गुमराह नहीं होने वाली है। प्रदेश की जनता और मतदाताओं पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा है, वो अंत में पहचान कर उसी का साथ देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। 6 दिन में 2 बार बढ़ी सीएनजी की कीमत। जी हां दोस्तों, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 75 रुपए 61 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए सीएनजी की कीमत 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं गुरुग्राम में इसकी कीमत 83 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। बढ़ी हुई कीमतें 21 मई से लागू होंगी। आपको बता दें कि हाल ही में इसकी कीमत बढ़ी थी, महज 6 दिन में दोबारा महंगी हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में आज भी आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम का ताजा हाल आपको बता दें दोस्तों कि देश के अधिकतर राज्यों में जहां गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन राज्यों में असम, कर्नाटक, केरल, मेघालय और मणिपुर शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। केरल और कर्नाटक में अरब सागर की ओर से चलने वाली तेज चक्रवाती हवाओं के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। असम में बाढ़ से 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जमुनाखाना जिले के 2 गांवों के
500 से अधिक परिवार को रेलवे पटरी पर रहना पड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली लालू प्रसाद के परिसरों में सीबीआई के छापे के बाद आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिल्ली और बिहार में कई परिसरों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे के बाद राज्य में शुक्रवार को राजनीति तापमान बढ़ गया है। सीबीआई ने एक दशक से भी पहले लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में ये छापेमारी की है। आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की कार्रवाई पर रोष जताया है। वो आरजेडी प्रमुख की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने सड़क पर एकत्र हुए और उनमें से कई ने राजनीतिक भयादोहन के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए अपनी कमीज उतार ली थी। हालांकि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक भयादोहन के आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर प्राप्त शक्तियों के अनुरूप कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से महज कुछ ही दूर पर स्थित राबड़ी के 10 सर्कुलर रोड बंगले के सामने दोपहर तक सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।